Today we are starting with maybe doing a small bit of optical isomerism, just an introductory part. और फिर थोड़ा सा मैकेनिज्म करते हैं, फटाफट कर लेते हैं because this is a kind of revision for you. Okay, so the first question I have put here, so this is a textual question. The question is identify chiral molecules from the following. अब chiral molecules होते क्या है? chiral molecules में ऐसे कार्बन होना चाहिए जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, चारों डिफरेंट ग्रुप से यदि अटैच्ड है तो उस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन। अब ये फर्स्ट वाला देखो, ये कार्बन जो है, ये पहले वाला कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 सेम हुआ तो फिर वो कायरल नहीं है। ये कार्बन पे देखो, यहाँ पे एक CH3 है, एक OH है, और ये H जो है, ये H जो है अलग से इस पे ज्वाइन है, यहाँ पे होगा H और फिर CH2 CH3, यानी ये कार्बन पे एक मिथाइल, एक हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट है तो वो कायरल हो गया, इसीलिए मॉलिक्यूल इटसेल्फ कायरल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये तो 3 हाइड्रोजन है, सो इट्स नॉट कायरल, दिस कार्बन इज नॉट कायरल। ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक इथाइल, दूसरा इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप्स, नॉट कायरल। ये कार्बन पे देखो, ये कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, 2 हाइड्रोजन मीन्स नो नो नो, इट्स नॉट कायरल। और इस पे ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये कायरल हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक मिथाइल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप हो गया। अगर ये मिथाइल की जगह कोई प्रोपाइल ग्रुप होता तो ये कायरल हो सकता था। दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच इज कायरल आउट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 2-chlorobutain और एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये है 2-chlorobutain। ये देखो, ये कार्बन, उस पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, मतलब वो ऑप्टिकल है, ये तो हम समझ गए। अब उसमें का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज 2-chlorobutain एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻n। n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब इसमें आप फिर एक बार पीछे जाके देखते हैं, इस पे सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन कायरल नहीं है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं है, तो एक ही कार्बन कायरल है। तो you have to do the formula is 2⁻n where n is number of chiral carbon. तो एक ही कार्बन है, n equal to 1, तो 2⁻1 that is 2, तो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स हो गए एंड दीज आर द 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन है, ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ये सेंटर में जो है ये कार्बन है, इस पे एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप। अब याद रखना ये ऐसे लिखा है लेकिन ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसी वजह से उसका जो मिरर इमेज होगा, दिस यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ मिरर। ये कोई मिरर नहीं है, ये एक इमेजिनरी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट होते हैं और दोनों डिफरेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ ऐसे लगा सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों मैच नहीं होगा, है ना, एक थंब एक साइड जाएगा, दूसरा थंब दूसरे साइड जाएगा, एंड सच इमेजेस आर नोन एज कायरल इमेजेस। ओके, तो ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल कायरल इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है, एंड देयरफॉर दे आर बोथ ऑप्टिकली एक्टिव। So one of these isomer will be dextrorotatory. Dextrorotatory यानी plane polarized light को right side में या clockwise rotate करता है, and the other will be levorotatory. That means it will rotate it to the left. So one of this isomer, 2 isomer है, एक isomer A, एक isomer B, और A isomer यदि dextrorotatory यानी plane polarized light नाम का जो light है, उसको अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये वाला जो है इट विल रोटेट इट टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दोनों का अगर इक्विमोलर सेम नंबर ऑफ मोल्स का एक मिक्सचर लो, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? कि आधा उसको क्लॉकवाइज लेकर जा रहा है, आधा उसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, एंड बोथ विल कैंसल आउट एंड यू विल गेट इनएक्टिव मिक्सचर, एंड उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, क्योंकि एक्चुअली रोटेट हो रहा है, एक्टिव है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए एक्सटर्नली वो कॉम्पेंसेट हो रहा है। एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। हम छोटे छोटे टर्म्स पहले पढ़ लेते बिफोर लर्निंग द मैकेनिज्म। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफिल?
इलेक्ट्रोफिल यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है जिसका, लाइक NH4 प्लस, H3O प्लस, ये सब इलेक्ट्रोफिल है, बिकॉज प्लस मीन्स उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है. सो दे कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे BF3, AlCl3, ZnCl2. अब ये क्यों है? दीज आर नोन एज लुईस एसिड्स. और ये क्यों है? देखो BF3 में उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसके ऑक्टेट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसको 8 होना चाहिए. सो इट वांट्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन. तो जो 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिल है. AlCl3 का भी सेम प्रॉब्लम है, ZnCl2 का भी सेम प्रॉब्लम है. सो दे आर इलेक्ट्रोफिल्स. Okay, so they accept electron pair in a reaction. नेक्स्ट हम न्यूक्लियोफिल देखते हैं. न्यूक्लियोफिल तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बड़े करोड़पति है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बांटते घूम सकते हैं. सो दे कैन बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने इलेक्ट्रोफिल में देखा, वैसे यहाँ लुईस एसिड्स होते हैं. वहाँ लुईस बेसिस होते हैं. आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियोफिल्स भी लुईस बेसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोफिल्स लुईस एसिड्स थे. ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या निगेटिवली चार्ज. अभी देखो NH3, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, सो इट इज लोएस्ट बेस, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. वाटर का, वो ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर है, तो वो इजीली दे सकता है. सो दीज आर न्यूक्लियोफिल, दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स व्हिच एक्ट एज न्यूक्लियोफिल्स. एंड चार्ज न्यूक्लियोफिल्स भी है, OR, NH2 माइनस, RNH एंड सो ऑन. ओके, जस्ट दिखाया है Cl माइनस, Br माइनस, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है देखो. ओके, H2O जिसपे 2 लोन पेयर है, OH माइनस जिसपे 3 लोन पेयर है, या फिर अल्कोहल जिसपे 2 लोन पेयर है, एंड सो ऑन. दिस इज अल्कोक्सी जिसपे 3 लोन पेयर है. ओके, अब हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. नेचर ऑफ CX बॉन्ड. ये CX हैलोजन है ना. सो व्हेन यू हैव अ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, आपको हमेशा याद रखना है कि ये बॉन्ड पोलर होगा. वाई पोलर? बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना. हमारा हैलोजन, सो हमको पता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरा पीरियोडिक टेबल में. तो हैलोजन्स बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा. It will pull the shared pair of electron towards itself, and so it will acquire a small negative charge. उस पर जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो वी से इट्स अ पोलर बॉन्ड. ओके, सो CX इज अ पोलर बॉन्ड. फिर C जो है पॉजिटिव यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. यहाँ जो भी रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिल से होगा, बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. तो ये किससे रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफिल से, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोफिल है, पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो कोई इलेक्ट्रॉन रिच वाले से ही शादी करेगा. सो इट विल ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. सो इट कैन रिएक्ट विद अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफिल्स. ओके, बहुत सारे न्यूक्लियोफिल डिफरेंट टाइप्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी X को हटा के उससे अच्छा कोई न्यूक्लियोफिल को अंदर ला सकता है. सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, ये भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है. सब्स्टिट्यूशन टर्म जो है, हम जानते हैं कि X को हटा के कुछ और आएगा, लेकिन देयर इज अ कंडीशन देयर that there should be no change in state of hybridization. So when you are substituting or replacing by another group to get a product, there should be no change in the state of hybridization. So there are two things that are happening. एक तो ये RX है, तो ये RX बॉन्ड टूटना है और उसके जगह नया बॉन्ड आना है. सो हेट्रोलिसिस ऑफ द CX बॉन्ड. हेट्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? कि RX बॉन्ड इस तरह से टूटते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन X के साथ चला जाता है. नहीं तो होमोलिसिस होता है, एक इलेक्ट्रॉन R के पास रहता है, एक X के पास रहता है. ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों ही X के साथ जाता है. सो वी कॉल इट एज हेटेरोलाइसिस. ओके, एंड देन एक बार वो हो गया तो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो न्यूक्लियोफिल अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको देकर एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज RNU प्लस X माइनस. सो दिस इज अ लीविंग ग्रुप. ये जो बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, और जो अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिल. ओके, जहां भी आपको चाहिए आप पॉज करके एक बार फिर सुन लो, सो दैट यू नो व्हाट इज अ लिविंग ग्रुप, यू नो व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिल. ओके, तो न्यूक्लियोफिल वो है जो अंदर आ रहा है ग्रुप में, और लिविंग ग्रुप वो है जो अपना साथी को छोड़ के चला जाए. ओके, अब ये जो चेंज है, लाइक ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड है, ब्रेकिंग, जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि यहाँ ये बॉन्ड टूटना है
और नया बॉन्ड फॉर्म होना है। ये या तो एक ही स्टेप में दोनों हो जाएगा, एक टूट रहा है नया बॉन्ड भी बन रहा है, या फिर पहले टूटेगा और फिर बनेगा। ओके, सो दिस चेंज में अकर इन वन और मोर स्टेप्स। सो ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, NU इज न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड, दिस में अकर वो कैसे भी हो सकता है। सो हमने देखा है इन जनरल बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो टाइप के मैकेनिज्म हैं। एक का नाम है SN1 और दूसरा है SN2। ओके, मैकेनिज्म का मतलब क्या है? मैकेनिज्म इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द सीक्वेंस, यानी क्या ऑर्डर में जाना है, क्या सीक्वेंस में जाना है, ये डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं मैकेनिज्म। द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड द वे in which these two changes takes place. Which two play change? The breaking of the CX bond and the formation of the CNU bond. So the description regarding the sequence and the way in which these two changes take place is called mechanism. वो जो order बताता है उसको बोलते हैं mechanism. तो हम सबसे पहले लेते हैं alkaline hydrolysis, hydrolysis of methyl bromide. This is methyl bromide, CH3Br. अभी आप देख रहे हो कि इट इज ए परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हम उसको अल्कलाइन, इसीलिए अल्कलाइन NaOH पानी में है, एक्वेज NaOH है, एक्वेज ओके, पानी में डिजॉल्व है। ये OH जो है, OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिल एंड वो Br को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी Br लिविंग ग्रुप हो गया और OH न्यूक्लियोफिल हो गया। तो Br गया और उसके जगह में क्या आ गया? OH। ओके, सो दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, सिंपली रिएक्शन। ओके, अब इसका सिर्फ आयनिक पार्ट देखो कैसा है। हमारे पास CH3Br है, OH इज कमिंग इन, तो अंदर आने वाले को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोफिल। जाने वाले को क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म्स। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, फिर से हम देखते हैं, एक बार ये टर्म भी याद रखो, जिस पर रिएक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो रिएक्ट करता है वो सबस्ट्रेट के साथ उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। सो CH3Br इज अ सबस्ट्रेट एंड OH वाला NaOH इज अ रिएजेंट। अब लिविंग ग्रुप, कौन से ग्रुप्स अच्छे लिविंग ग्रुप बन सकते? तो व्हाट वी से इज वीक बेसिस। वीक बेस, हमारे सिलेबस में इतना ही है, वीक बेस जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। सो हाउ डू आई नो कि ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कॉन्जुगेट विल बी वीक बेस, यानी HI जो है हमारा हाइड्रोजन एसिड, हम जानते हैं HCl, तो वी नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन HCl से भी सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, HF स्ट्रॉन्ग है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि जल्दी से H प्लस देना चाहिए, जो H प्लस देगा वो एसिड है, तो जो जल्दी से HF तो देगा ही नहीं, HF अपना H को छोड़ना ही नहीं चाहता, सो वो अच्छा एसिड नहीं है, बिकॉज जो H नहीं देगा वो कैसे एसिड बना, राइट? तो HI जो है वो जल्दी से अपना I को बाहर निकाल सकता है, सो HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका अभी जब ये निकल गया ना, H प्लस निकल गया, जो बचता है दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। HI का H प्लस इज द एसिड पार्ट और जो सेपरेट हुआ दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट बेस। तो जो बेस्ट एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा याद रखो वीक होगा। तो कहीं आपको कंपैरिजन आ गया कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, अगर आपको वो या स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, तो अगर आपको पता है कि ये एसिड इससे स्ट्रॉन्गर है तो आपको पता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक होगा। ओके, सो यहाँ देखो ये CH3Lg लिखा है, लिविंग ग्रुप। हम जानते हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये डाइपोल मोमेंट दिखाया है। न्यूक्लियोफिल, और बाद में ये लिविंग ग्रुप निकल गया और उसके जगह पे आ गया न्यूक्लियोफिल। सो द मोस्ट रिएक्टिव लिविंग ग्रुप forms the weakest base, ये याद रखना है, best living group weakest base. Now here a question, rank the following living groups in order of reactivity in SN2 reaction। देखो I minus best, then Br minus, then Cl minus, और F तो बिल्कुल कमजोर है बिकॉज वो H को छोड़ता नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, जहां I माइनस इज अ वीक बेस, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर निकल भी गया H को छोड़ के तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो नहीं मिलेगा आपको, और इसको इसलिए हम F को लिविंग ग्रुप में कंसिडर नहीं करते हैं। ये साइज पे डिपेंड है उसका एसिडिटी। HF होगा ना, F छोटा है,
ओके तो H और F का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, Cl थोड़ा सा बड़ा है तो वीक थोड़ा सा होता है, देन Br इज स्टिल बिगर तो और वीक होगा, और I माइनस सबसे बड़ा है, सो ऑब्वियसली H बहुत छोटा सा है, वो पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता, एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ वेरी वीक बॉन्ड, इसीलिए वो जल्दी से निकाल सकता है H प्लस को। और दूसरी बात ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना बड़ा साइज पे इजीली अकोमोडेट कर सकता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, दैट इज व्हाई I माइनस इज अ स्टेबल बट वीक बेस। स्टेबल मतलब वीक ही हुआ क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वीक का मतलब क्या है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो स्टेबल होता है और वीक बेस होता है, बिकॉज इट कैन अकोमोडेट दिस नेगेटिव चार्ज ब्यूटिफुली, एंड देयरफॉर लिविंग ग्रुप ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी Ri, जल्दी से रिएक्ट करेगा, देन Rbr, देन Rcl, और Rf तो टेंगा। तो हमारा रिएक्शन पे फिर जाते हैं, CH3Br, OH माइनस, CH3OH एंड Br माइनस, सो Br इज अ लिविंग ग्रुप, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव, I भी ले सकते थे आप। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन देखो, द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional means depends on both methyl bromide and OH, ये हमने एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया है। क्या है इसका मतलब, अगर मैंने समझो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ओके, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है CH3Br एंड OH माइनस, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, डबल कर दिया, इसका वैसा ही रखा, डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर मैंने समझो इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा और इसका डबल किया, तब भी रिएक्शन रेट डबल होगा, या फिर मैंने इसका सेम रखा और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। और समझो मैंने दोनों का ही डबल और डबल कर दिया, पहले जितना था समझो 5 मोल थे और 5 मोल थे, अब मैंने 10 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 2 into 2, डबल है ना, 2 into 4 टाइम्स फास्टर, ओके। सो अगर इसका डबल किया और इसका डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स मोर, ठीक है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। क्यों बाय, क्योंकि दोनों पे डिपेंड है ना, हमने यहाँ देखा ना, ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, ये दोनों पे डिपेंड है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, सो वी कॉल इट एज बाई मॉलिक्यूलर, ओके। सो reaction depends on concentration of both the substrate and the reagent, so we call it as substitution nucleophilic bimolecular। अब रिएक्शन देखो, ये Br है, ये लिविंग ग्रुप है, ये OH। अब ये OH जो है ना, वो कार्बन को अटैक करना है, जिस पे Br है उसी कार्बन को अटैक करना है, ओके, हमेशा याद रखो जिस कार्बन पे उसी पे अटैक होता है। अब यहाँ से OH को आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि Br एक बड़ा ग्रुप है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है, वो आने थोड़ा ना देगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम कहाँ कैसे आ जाओगे अंदर, तो OH को यहाँ से तो वो आने नहीं देगा, इसीलिए OH क्या करता है, पिछले दरवाजे से एंट्री मारने का कोशिश करता है, सो वी कॉल दिस एज बैक साइड अटैक, ओके। सो यहाँ से अटैक हुआ और Br भी जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर OH धीरे धीरे अंदर घुसता है, धीरे धीरे एक बॉन्ड बना देता है, अंदर वाली से थोड़ा सा एक बॉन्ड बना लेता है, और Br को धीरे धीरे वो धक्का देती है, सो इट हैज टू गो आउट, ओके। सो OH एंड Br, और ये बाकी के ग्रुप्स देखो, उन्होंने इसको आने के लिए जगह दे दी, एडजस्ट कर लिया, देखो कैसे हो गए, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला है कि ये पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है, 2 स्टेप वगैरह नहीं, Br का टूटना, OH का बनना, दो चीज हो रहा है ना, CBr बॉन्ड टूट रहा है एंड COH बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये सारा चीज एक ही स्टेप में हो जाता है, वन स्टेप रिएक्शन, ओके। तो स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ एक ही स्टेप है तो वही स्लोएस्ट भी हुआ और वही रेट डिटरमाइनिंग भी हुआ, यानी ये यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे सारा रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है। एंड वी नो दैट देयर इज अ बैक साइड अटैक, क्योंकि आगे से आने की कोई स्कोप ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, बिकॉज Br आने नहीं देगा, वो मजबूती से खड़ा है वहाँ पे, तो बैक साइड अटैक होता है। एंड जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, दिस इज ट्रांजिशन, यहाँ ऑलमोस्ट कार्बन को पेंटावैलेंट जैसे लगता है ना, 5 वैलेंसी, ये पार्शियल वैलेंसी से ऑब्वियसली, बट इट लुक्स लाइक दैट। और जब
वो Br निकल जाता है, फिर आप देखो ये H वगैरह क्या हुआ, वो साइड चेंज हुआ, पहले ये साइड में था, अब सब ये साइड में चला गया. दिस इज नोन एज इन्वर्शन. ओके, तो बैक साइड अटैक क्यों होता है? रीजन स्टीयरिक हिंड्रेंस बाय बल्की ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स का हिंड्रेंस, तकलीफ. इन द ट्रांजिशन स्टेट द कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेट. ओके, 5 कोऑर्डिनेट मेकिंग एन, ये जो है ना ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए यहाँ एंगल 120 120 120, मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 एंड 2 पार्शियल बॉन्ड्स इन अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये जो है ये sp2 का प्लेन है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनता है. ओके, देखो ऐसे H H H and you can see this may be OH and this may be Br. In the transition state, both OH and Br both are going to have partial negative charge. Please remember that. Now ये जो है तीनों हाइड्रोजन है, और हम जानते हैं जब तीनों हाइड्रोजन है कार्बन पे, इट इज नॉट कायरल, है ना. पर यदि वो कायरल होता तो इन्वर्शन होता था कन्फिग्रेशन का, क्योंकि क्या है, अगर ये सब H यहाँ है और बाद में फाइनल में देखो सब ये डायरेक्शन में चला गया, तो इन्वर्शन हो गया. यानी अगर R कन्फिग्रेशन होता तो इट वुड हैव चेंज टू S, और इसको हम बोलते हैं inversion of configuration takes place and this is called Walden inversion. हम देखते क्यों ऐसे बोलते हैं, because it was discovered by the scientist Walden. और आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि तीनों हाइड्रोजन एक अम्ब्रेला की तरह खड़े हैं, जोर की हवा आ गई या पीछे से अटैक आ गया तो वो अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया. दिस इज वॉल्डन इन्वर्शन. ओके, तो पूरा मॉलिक्यूल ऐसे इन्वर्ट हो गया. सो वॉल्डन इन्वर्शन इज ड्यू टू बैक साइड अटैक. यहाँ से अटैक हो रहा है तो ये पूरा एडजस्ट करता है सो एज टू एकोमोडेट, इसको जगह देने के लिए अपना डायरेक्शन बदल देता है. दैट इज वॉल्डन इन्वर्शन. दिख रहा है ना, यहाँ ये सब मूव होने लगा बिकॉज ये नए वाले को एकोमोडेट करना है. दिस इज वॉल्डन इन्वर्शन. और एक बार देखो कैसे वो वाइट एटम्स मूव हो रहा है, वाइट ग्रुप्स मूव हो रहे हैं. ओके, दैट इज बिकॉज नए आने वाले को जगह दे रहे हैं. Okay, now you can see the Walden inversion very clearly. So let us summarize हमने जो पढ़ा. It is a one-step reaction. The rate of reaction is proportional to the concentration of methyl bromide in a substrate as well as OH ions, that is the reagent. And it is hence called SN2. समझा ना, दोनों पे डिपेंड है, इसीलिए हम उसको SN2 substitution nucleophilic bimolecular. Backside attack by the nucleophile. And if the substrate is chiral, the product will show 100% inversion of configuration. This is known as Walden inversion. Okay? जब 100% inversion होते हैं हम क्या बोलते हैं इसको? Walden inversion. Now we also know that primary halides undergo SN2 reaction. क्योंकि टर्शरी वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस बैक साइड में भी होता है, तो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो प्राइमरी हैलाइड्स अंडरगो SN2 reaction. So let us just see which one compound from the following pairs would undergo SN2 reaction first. अब पहले वाले में देखो, this is a primary carbon, उस पे chloride attached, and this is a secondary carbon on which chloride is attached. And we know that SN2 में primary halides will undergo reaction, and therefore this will undergo SN2 reaction. Next में CH3 CH2 CH2I and CH3 CH2 CH2Cl. Now यहाँ different halogen है and we know that I is a better leaving group, इसलिए this will undergo SN2 reaction first. Okay. Next हम पढ़ते हैं hydrolysis of tertiary butyl bromide. पहले हमने primary halide देखा, अब tertiary halide देखते हैं. ये देखो, this is a substrate tertiary butyl bromide CH3 thrice CBr. ओके, 3 मिथाइल ग्रुप है कार्बन पे, तो ऑब्वियसली इट इज अ टर्शरी कार्बन और उस पे Br है. रिएक्शन सिमिलर है, वहाँ हमने CH3 Br लिया था, यहाँ CH3 thrice CBr ले रहे हैं एंड Br विल बी रिप्लेस बाय OH. रिएक्शन इज वेरी सिमिलर. आयनिक भी देखो तो वही होगा. सो नाउ हियर इसमें क्या डिफरेंस है, नाम देखो SN1 है एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स.
एंड तो 2 स्टेप होगा तो उसमें एक स्लो एक फास्ट होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लोएस्ट स्टेप, और हम जानते हैं कि जो स्लो स्टेप है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड दैट इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो ये Br CBr बॉन्ड जो है ना पहले टूट जाता है, सो इट फॉर्म्स अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ओके, व्हिच इज वेरी स्टेबल। तो इसमें कंडीशन वही है, जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वही रिएक्शन फास्ट हो सकता है। इसीलिए प्राइमरी ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायंस आर नॉट स्टेबल, वो बनता ही नहीं है प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो जो बनेगा ही नहीं उसका रिएक्शन कहाँ से होगा, राइट। सो टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल है, इसलिए टर्शियरी ब्रोमाइड कैन गिव दिस रिएक्शन। और सेकेंड स्टेप फास्ट है, जहाँ OH आकर अटैक करेगा एंड फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिकॉज OH पे न्यूक्लियोफिल है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, आकर ये पॉजिटिव चार्ज को दे देगा और बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका रीजन यही है कि हमने बोला ना फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट जब डिटरमाइन कर रहे हैं वहाँ OH है ही नहीं तो उस पर कैसे डिपेंड हो सकता है, जो है उसी पे डिपेंड होगा ना। द फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में OH नहीं है, उसमें सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी अगर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा। लेकिन अगर OH का आपने डबल किया या हाफ किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट स्टेप। इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सो इट इज सब्स्टिट्यूशन by a nucleophile and it is unimolecular. The rate of reaction depends on the concentration of only the substrate. Again हमने already देखा reaction takes place in 2 steps. First step is the slowest step. It is called the rate determining step. Okay, ये सब terms याद रखो, RDS बोलते हैं। In the first step, a carbocation is formed. Okay, now you know what is a carbocation, and then OH attacks the carbocation to give you the alcohol. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। नाउ दिस इज हेटेरोलाइसिस अगेन, बिकॉज ये बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक हो रहा है। ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन विल गो विथ क्लोरीन, सो क्लोरीन देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो कार्बन इज गोइंग टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। So it is an unsymmetrical breaking of the covalent bond. This is the first step where you get a carbocation. This is not a good reaction क्योंकि ये प्राइमरी केटायन दिखा रहा है, मिथाइल केटायन दिखा रहा है जो बनता ही नहीं है। ओके, SN1 मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन का खासियत देखो, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, ये Br निकल जाता है, इट्स अ वेरी स्लो, धीरे से Br टूट कर निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे निकलता है ये सारे ग्रुप्स, अभी इनको देखो ये एक निकला तो थोड़ा जगह मिल गया ना, तो सब दूर दूर जाते हैं, एंड यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग, और द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, याद रखना कार्बोकेटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड इट विल फॉर्म अ ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में है तीनों, सब एक दूसरे से दूर दूर है। ओके, इट्स अ ट्राइगोनल प्लेनर, 120 120 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये जो शेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखो ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, H H H हो नहीं सकता, CH3 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 होना चाहिए, जस्ट टू शो यू कि कितना दूर दूर है एक दूसरे से। और इसीलिए जो OH को अटैक करना है, हमने पिछले वाले में देखा हो बैक साइड से अटैक करते हैं, इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जगह उतनी ही खाली है, सो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ बैक साइड एंड सेम साइड। यानी यहाँ पहले Br था, वहाँ से भी आ सकते हैं क्योंकि अभी उसका रास्ता रोकने वाला Br तो है नहीं, और पीछे से भी आ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे के दरवाजे से आ जाए या पिछले वाले से आ जाए। तो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी जो सेम साइड था जहाँ पहले Br था, अगर वहीं से आ रहा है, see if it is the same side attack then we say retention of configuration, यानी पहले जैसा ही सारे मॉलिक्यूल्स सारे ग्रुप्स अपने अपनी जगह पे है, और अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो सारे शिफ्ट हो गए, तो देन यू कॉल इट एज inversion of configuration. Okay, so SN1 में there is
टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज अगर आपका स्टार्टिंग वाला देखो ये कायरल है, एक पीएच एक CH3H, सो कायरल है, तो देन यू विल गेट 50% इन्वर्शन एंड 50% रिटेंशन। ओके, यानी अगर आपने स्टार्ट किया R कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको 50% R मिलेगा एंड 50% S मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दैट इज बिकॉज अगर सेम साइड से है देन यू गेट रिटेंशन। आई एम सॉरी, मैंने रिटेंशन पहले शायद गलत दिखा है। सेम साइड से अगर अटैक, यानी पहले यहाँ BR था, वहीं से अगर अटैक हुआ देन यू विल गेट रिटेंशन 50%, और अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो यू गोइंग टू गेट इन्वर्शन। It is written here, backside attack, inversion of configuration, same side attack, retention of configuration. And therefore we say a racemic mixture is formed. Starting में हमने डिस्कस किया था equimolar, dextro और levo लिया तो आपको क्या मिलेगा? Racemic mixture which is optically inactive due to external compensation. तो ये अगर optically active है आपका starting material, आपका final product will be optically inactive क्योंकि आपको दोनों का mixture मिल रहा है। Okay? दिस इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेजिमाइजेशन। अंडरगो रेजिमाइजेशन यानी SN1 होना चाहिए क्योंकि SN2 में तो 100% इन्वर्शन होता है। सो द क्वेश्चन इज विच विल अंडरगो SN1। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेजिमाइजेशन ड्यूरिंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब ये देखो, हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमारे हाइड्रोजन किस पे है। दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज a phenyl carbon, दिस इज प्राइमरी है ना, ये क्लोरीन तो अटैच्ड एक प्राइमरी कार्बन से है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। सी आपका हैलोजन वाला कार्बन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी है तो वेरी गुड बन जाएगा, सेकेंडरी भी थोड़ा बहुत बन सकता है। नाउ दिस इज नोन एज अ बेंजाइलिक कार्बन। जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है दैट कार्बन इज नोन एज अ बेंजाइलिक कार्बन। ओके, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बेंजाइलिक कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। हम जानते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होते हैं। सो सिंस बेंजाइलिक कार्बोकेटायन कैन बी फॉर्म और SN1 में कंडीशन इट शुड फॉर्म अ कार्बोकेटायन, so this can form a stable carbocation, so this can form a very stable carbocation, तो ये तो SN1 देगा। and since our option says only 1, only 2 or 2 and 4, sorry 2 and 4 only 4, तो we know 2 can only give this reaction। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखना है, नाम SN1 है तो 2 स्टेप, और नाम SN2 है उसमें नाम में 2 है लेकिन स्टेप 1 है। ओके, सो SN1 2 steps, SN2 1 step। Next is choose a compound from the following that will react fastest by SN1 mechanism. 1-iodobutane, this is 1-iodobutane, 1-iodopropane, and 2-iodo-2-methylbutane, and one more structure is missing, 2-iodo-3-methylbutane. This is what kind of carbon? This is tertiary, so this should give the fastest reaction. Okay, so that is how you decide. Tertiary carbocations are very stable, benzylic carbocations are very stable, allylic carbocations are very stable, phenyl cations are very unstable, so phenyl या vinyl vinyl वगैरह नहीं बनेगा। Okay, so you remember tertiary, allyl, okay, tertiary, allyl and benzylic, इतना आप याद रखो, हमारे 12th के लिए इतना काफी है। Okay, thank you, all the best।